नमस्कार, हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ है डॉक्टर दीपांशु गुरनानी, ENT हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। और दीपांशु गुरनानी ने लंबा एक्सपीरियंस भी इनको है, ENT लीडिंग स्पेशलिस्ट भी हैं और साथ ही हेड नेक कैंसर सर्जरी की एडवांस ट्रेनिंग अमेरिका से इन्होंने ली है। और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दिनेश गुप्ता है, कंसल्टेंट कैंसर सर्जरी। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दिनेश गुप्ता को कैंसर सर्जरी का एक विशेष अनुभव भी है, साथ ही एंडोस्कोपी कैंसर सर्जरी और ऑर्गन प्रिजर्विंग कैंसर सर्जरी का लंबा एक्सपीरियंस भी इनको है और दोनों ही हमारे साथ नारायणा स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से हैं। सबसे पहले मेरा सवाल दीपांशु जी आपसे है, हेड नेक कैंसर यानी कि मुंह और गले के कैंसर के इंसिडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? जी, हेड एंड नेक कैंसर की अपन लोग बात करें तो एक बढ़ता हुआ कैंसर है। हमारे देश में हर साल लगभग 2 लाख नए कैंसर के मरीज़ आते हैं और ये जो नंबर है ये हर साल बढ़ता जा रहा है। आज से 5 साल पहले हम लोग बात करें तो शायद पूरे देश में मिला के लगभग 30 से लेके 50 हज़ार के आसपास ही नए मरीज़ मिलते थे। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि एक तो ये जो बीमारी है इसके नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज़, बीमारी हम लोग को जो मिल रही है वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में मिल रही है। हेड एंड नेक कैंसर की जो इंसिडेंस है वो मेल्स में ज़्यादा है, यानी कि आदमियों में ज़्यादा है। फीमेल्स में इसकी थोड़ी सी इंसिडेंस कम है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग लिटरेचर कंपेयर करते हैं तो हेड एंड नेक कैंसर लगभग मेल्स और फीमेल्स में बराबर रेट में पाया जाता है। और इस कैंसर के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? जी देखिए, कैंसर के कुछ कारण हैं जो हम सब लोग जानते हैं, जैसे कि तंबाकू का सेवन करना, उसमें बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, खैनी, गुटखा, ये सब तंबाकू के ही विभिन्न तरीके के जो टाइप्स हैं। इसके अलावा अल्कोहल का कंजम्पशन, शराब का सेवन, उससे कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग एक बहुत ही कॉमन कॉज है। स्मोकिंग हम लोग कई बार निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग से तो कुछ नहीं होता है। इसके अलावा कुछ मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके रेगुलर कॉन्टैक्ट से, जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, इनसे कैंसर हो सकता है। कुछ वायरसेस जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके इन्फेक्शन से हो सकता है। और एक काफ़ी कॉमन कॉज है जिसमें हम लोग जो हमारे आड़े टेढ़े दांत हैं वो बार बार मुंह की स्किन पे टच करके छोटे मोटे छाले बना देते हैं और उन छालों में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो कैंसर है आड़े टेढ़े दांत की वजह से भी हो सकता है, प्लस इल फिटेड डेंचर्स, यानी कि जो दांत का जबड़ा लगा हुआ है, जो आर्टिफिशियल जबड़ा कई लोग लगाते हैं, वो जबड़े की फिटिंग इम्प्रॉपर होना, ऐसी परिस्थिति में भी कैंसर हो सकता है। ठीक है डॉक्टर दिनेश, क्योंकि इन्होंने तो कारण भी बताया और किस वजह से हो सकता है वो, लेकिन शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं जिससे चेत कर या फिर जिससे सजग होकर मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, हेड एंड नेक कैंसर के जो लक्षण हैं उसमें मुंह में या गर्दन में कोई गांठ का बनना, मुंह के अंदर कोई छाला जख्म बनना जो भर नहीं रहा है, उसके अलावा कोई भी दांत जो बिल्कुल नॉर्मल थे वो अचानक से लूज़ हो जाना धीरे धीरे, और दांतों की जो अगर कोई नकली दांत की फिटिंग होती है वो एकदम से फिट ना हो पाए, उसके अलावा मुंह से खून आना, उसके अलावा गर्दन में कोई भी गांठ का बनना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, खाना निगलने में तकलीफ़ होना, आवाज़ में बदलाव आना, ये सब लक्षण जो हैं कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसका कुछ भी अगर कोई भी ये लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको चेकअप करके आपकी जांच करेंगे। चलिए, ये तो लक्षणों की बात हो गई, लेकिन मुंह और गले के कैंसर को डायग्नोसिस इसकी कैसे की जा सकती है? जी, मुंह और गले के कैंसर की हम लोग बात करें तो इसके डायग्नोसिस में कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब पेशेंट का जो भी तकलीफ़ है उस चीज़ को उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो भी गांठ है, जो छाला है या फिर किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ है, उस चीज़ का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद डॉक्टर असेस करते हैं कि उस गांठ में से या फिर उस छाले में से किसी तरीके की बायोप्सी की ज़रूरत है या नहीं है। एक बार बायोप्सी लेकर जो कैंसर है वो साबित किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग आगे के स्टेप्स पे चलते हैं जिसमें पेशेंट का CT स्कैन या MRI करवा के ये देख लिया जाता है कि जो बीमारी है वो कितनी फैली हुई है और कितनी गहराई तक फैली हुई है, या फिर उस बीमारी की वजह से आसपास की हड्डी या चमड़ी पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। CT स्कैन और MRI के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिस्टेमिक वर्कअप होता है। सिस्टेमिक वर्कअप में हम लोग ये देखते हैं कि बीमारी मुंह और गले के अलावा भी छाती में या पेट में तो कहीं और नहीं फैल गई है। हेड एंड नेक कैंसर में ये जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रेडियोलॉजी है इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इससे हम लोग स्टेज डिसाइड करते हैं। जैसे जैसे हम लोग स्टेज डिसाइड करते हैं उससे पेशेंट के आगे के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनते हैं।
हमारे इंस्टीट्यूट में जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं उसमें पेशेंट का एग्जामिनेशन और ये जो जांचें हैं इनके बाद पेशेंट को एक ट्यूमर बोर्ड में प्रेजेंट किया जाता है। ट्यूमर बोर्ड एक कमेटी होती है, उसमें जो सर्जन हैं वो, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो रेडियोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, ऐसे करके 7-8 डॉक्टर्स बैठते हैं। पेशेंट के जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है और एक फाइनल जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो हम डिसाइड करते हैं। वो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में पेशेंट के ऑपरेशन के बारे में, पेशेंट के ऑपरेशन के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके बारे में और रेडिएशन और कीमोथेरेपी की बातें भी डिसाइड करी जाती हैं। जो लक्षण दिखाई देते हैं वो शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है या फिर धीरे धीरे जब स्टेज आगे बढ़ता है या फिर दिक्कत और बढ़ जाती है उसके बाद चीज़ें समझ में आती हैं? देखिए, ये क्या होता है कि पेशेंट की जागरूकता पर बहुत डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट को छोटा मोटा छाला है और वो उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं या फिर अपने हिसाब से दवाई ले रहे हैं या फिर किसी अनट्रेंड आदमी से उस चीज़ का इलाज करा रहे हैं, तो जो अर्ली स्टेज की बीमारी है वो भी ग्रेजुअली लंबी स्टेज में, बड़ी स्टेज में प्रोग्रेस कर जाती है, जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हम लोग हमारे पेशेंट्स को यही समझाते हैं कि आप जितना अर्ली स्टेज में हमारे पास आएंगे उतना उनका प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा, उतने सर्वाइवल के चांसेस अच्छे रहेंगे। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो कम होते जाते हैं। तो हाँ, अर्ली स्टेज में जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए पेशेंट का और फैमिली का जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट जागरूक है तो फिर समय रहते पता भी चल पाएगा और रोक भी सकते हैं उसको फैलने से जी, ज़्यादा। बिल्कुल। इसका ट्रीटमेंट जो प्लान है या फिर पूरी प्लानिंग है वो कैसे होती है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग में पेशेंट की फैमिली और पेशेंट दोनों को ही हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। एक बार जैसे हम लोगों ने पेशेंट की स्टेज बना ली, जो कैंसर है उसकी स्टेज आपने डिसाइड कर ली, उसके बाद हर तरीके के कैंसर की स्टेज वाइज ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल NCCN जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलोड अथॉरिटी है उसकी तरफ से डिसाइडेड हैं। हमारा जो ट्यूमर बोर्ड है, हम उस ट्यूमर बोर्ड में यही डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कौन से प्रोटोकॉल में फिट बैठता है और कौन से प्रोटोकॉल से पेशेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो प्रोटोकॉल में एक बार अगर मान लीजिए हम लोग पेशेंट का जब ट्रीटमेंट फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद फैमिली से और जो पेशेंट है उनसे डिस्कस करके फिर उस ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दिनेश, क्योंकि किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है शुरुआती तो प्लान सर ने बताया, लेकिन उसके बाद कितना वक्त पूरे ट्रीटमेंट में लगता है या फिर पूरा जो इलाज का एक ड्यूरेशन होता है वो कितना हो सकता है? देखिए, पूरा जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी तीनों मोडेलिटी के कॉम्बिनेशन से होता है। किसी पर्टिकुलर और साइट पे सर्जरी का बेटर रोल होता है और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बाद में दी जाती है। कुछ साइट्स पे रेडियोथेरेपी से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि हम फेरिंग्स या लैरिंग्स की बात करें तो इनमें हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट हो, क्योंकि उससे हम उसका लैरिंग्स और फेरिंग्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन अब जब इन साइट्स पे डिजीज़ एडवांस हो जाती है तो उस कंडीशन में लैरिंग्स और फेरिंग्स में भी सर्जरी करनी पड़ती है। इसके विपरीत मुंह के जो कैंसर होते हैं, जीभ के और बक्कल मिकोजा के, और उनमें अर्ली स्टेज में जो पहला ट्रीटमेंट है वो सर्जरी से किया जाता है और सर्जरी के बाद जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आगे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जैसे थायराइड का कैंसर है वो सिर्फ सर्जरी से ही ट्रीटमेंट होता है, उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का रोल नहीं है। जहाँ तक ट्रीटमेंट के टाइम की बात है, अगर पेशेंट की सिर्फ सर्जरी होनी है तो वो वन टाइम इवेंट है। पेशेंट के ऑपरेशन के बाद विद इन अ मंथ पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जिन केसेस में सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, उन केसेस में जो ये इलाज है वो 4 से 5 महीने तक चलता है। इसमें कोई उम्र वाली दिक्कत भी है क्या या फिर एज के अकॉर्डिंग कुछ होता है? जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सभी के लिए जैसा होगा, एक ही प्रकार से रहेगा? देखिए, नॉर्मल पॉपुलेशन में ये बड़ा भ्रम है कि ज़्यादा उम्र में कैंसर का इलाज नहीं कराना चाहिए, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट की उम्र के हिसाब से ट्रीटमेंट में चेंज नहीं आता है। अगर पेशेंट मेडिकली फिट है ट्रीटमेंट के लिए तो वो चाहे 70-80 एज का हो या चाहे 50-60 एज का हो, हमारी तरफ से दोनों ट्रीटमेंट बराबर दिए जाते हैं। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले कुछ और फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे पेशेंट की जनरल कंडीशन, पेशेंट को कोई कोमोर्बिडिटी तो नहीं है, जैसे उसको कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है, और वो उसके बाद ये देखा जाता है कि वो ट्रीटमेंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रहता है, क्योंकि रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो है वो 1.5 मंथ चलता है और डेली आना पड़ता है। तो उसमें ये भी देखा जाता है कि पेशेंट उस ट्रीटमेंट के लिए डेली अप डाउन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को डिसाइड करके फाइनल ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है।
तो सबसे पहले जो शंकाएं हैं वो दूर होनी बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी। शुरुआत में ट्रीटमेंट प्लान को लेकर, एज को लेकर जो तमाम अफवाहें भी हैं उस पर ध्यान ना दें। डॉक्टर दीपांशु, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि हेड एंड नेक के उपचार के बाद या फिर इलाज के बाद उनके चेहरे का आकार जो है वो बिगड़ जाएगा या फिर पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या पॉसिबिलिटीज़ ऐसी भी हैं, ऐसा हो सकता है क्या? जी देखिए, हेड एंड नेक कैंसर के ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसके जो बेसिक्स हैं वो लास्ट 20 साल में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। आज से 15-20 साल पहले हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट में डॉक्टर का एक ही मोटिव रहता था कि हमें पेशेंट की जान बचानी है। आज के टाइम में वो बेसिक्स चेंज हो गए हैं, हमें पेशेंट की जान भी बचानी है और पेशेंट को एक अच्छी लाइफ भी देनी है आगे। वो लाइफ अच्छी देने के लिए पेशेंट को फंक्शनल आउटकम अच्छा चाहिए जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली बोल सके और खा सके, और कॉस्मेटिक आउटकम भी अच्छा चाहिए कि ऐसा ना हो कि पेशेंट को जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हों। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए किसी भी कैंसर सर्जरी के 2 पार्ट होते हैं। पहला काम होता है रिजेक्शन करना। रिजेक्शन मतलब जो भी कैंसर है उसको हम लोग जड़ समेत निकालते हैं। जड़ समेत निकालने के बाद फ्रोज़न सेक्शन कभी हम लोग भिजवाते हैं, उससे ये देखा जाता है, वो ऑपरेशन के टाइम पर ही हम लोग भेजते हैं कि सारा का सारा कैंसर हमने जड़ों समेत निकाल दिया है या नहीं। उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो हम लोग उसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो हम लोग हमारे प्लानिंग के टाइम पे इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोग प्लास्टिक सर्जन को दिखाकर पेशेंट को एक प्लान बना लेते हैं कि अगर मान लीजिए पेशेंट का मुंह का कुछ हिस्सा निकालना है या गले का कुछ हिस्सा निकालना है या कोई हड्डी निकालनी है, तो वो निकालने के बाद हमारे पास रिकन्स्ट्रक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम लोग पेशेंट को नियर नॉर्मल दिखा सकते हैं। नियर नॉर्मल मतलब 19-20 का फ़र्क होता है। ऑलमोस्ट पेशेंट को देख के आप नहीं बता पाएंगे कि उनका कोई बहुत मेजर सर्जरी हुई है। कई केसेस में हम लोगों को पूरी की पूरी जबड़े की हड्डी निकालनी पड़ी। ऐसे केसेस में हम लोग पैर की हड्डी लेके, पैर की हड्डी के साथ में कुछ नसें लेके रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। उस रिकन्स्ट्रक्शन को फ्री फ्लैप बोला जाता है और पेशेंट नियर नॉर्मल हो जाता है। सिमिलरली हम लोग हाथ से भी मांस ले सकते हैं, इसे रेडियल फोरआर्म फ्लैप बोला जाता है। ये भी फ्री फ्लैप होता है, इसमें यहाँ का मांस लिया जाता है और उसकी नसें यहाँ के गर्दन से जोड़ी जाती हैं कि पेशेंट को एक बहुत अच्छा आउटकम मिलता है। कुछ केसेस में हम लोगों को जब जीभ आधी या उससे भी ज़्यादा काटनी पड़ी हो, उसके बावजूद भी पेशेंट को नियर नॉर्मल टंग दे पाते हैं, यानी कि जीभ दे पाते हैं, जिससे पेशेंट अच्छे से खाता है और बोलता भी है। तो इसमें एडवांसेस काफ़ी आए हैं, लेकिन जो स्टेप है वो ये कि कोई भी पेशेंट होता है सर्जरी से पहले उसकी प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग से हम लोग पेशेंट को सर्जरी से पहले भी काफ़ी हद तक बता पाते हैं कि पेशेंट के जो चेहरे में बदलाव आएंगे वो कितने ज़्यादा आएंगे या फिर लगभग पेशेंट नियर नॉर्मल लाइफस्टाइल जिएगा। तो सबसे पहले जो उनके अंदर भी तमाम बातें हैं वो सर्जरी को लेकर भी कि अगर सर्जरी होगी या फिर उसके बाद चेहरे का आकार बदल जाएगा या फिर पहले जैसे वो नहीं रहेंगे, तो इसके चांसेस आपने कहा कि बहुत कम है, ऐसा बहुत कम ही हो सकता है, वरना माइनर से परिवर्तन आते हैं, ऐसा कुछ बड़ा नहीं होता। एक्चुअली इसमें वही जो हम लोग पहली बात कर रहे थे कि अगर अर्ली स्टेज का कैंसर है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। मान लीजिए एडवांस स्टेज, चौथी स्टेज का कैंसर है, उसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारा पार्ट निकालना पड़ता है। वो पार्ट निकालने के बाद रिकन्स्ट्रक्शन से पेशेंट लगभग नॉर्मल हो जाता है। वो रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्लान होता है वो हम लोग पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड करते हैं। कुछ पेशेंट्स में जिनमें फिटनेस, जो मेडिकल फिटनेस है वो नहीं होती है, उनमें हम लोग अनफॉर्चुनेटली फ्री फ्लैप नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री फ्लैप की जो सर्जरी होती है वो लगभग 8 से लेकर 12 घंटे तक चलती है। अगर मान लीजिए कोई यंग पेशेंट है तो उन लोगों में हम लोग फ्री फ्लैप देते हैं, क्योंकि फ्री फ्लैप के जो कॉस्मेटिक आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स में फ्री फ्लैप यानी कि बड़ी सर्जरी पॉसिबल नहीं है, उनमें छोटी सर्जरी करके छाती से मांस लेके या फिर गले के आसपास वाली स्किन से मांस लेके हम लोग पेशेंट को एक अच्छा आउटकम दे पाते हैं। और ये तभी भी हो सकता है कि जब शुरुआत में ही पता चल जाए या फिर डॉक्टर के पास मरीज पहुंच जाते हैं लक्षणों को लेकर या कारणों को लेकर, तो उसके बाद भी बड़ी सर्जरी से बचा जा सकता है अगर शुरुआत में पता चल जाता है, जैसे कि आपने भी कहा। इसी पर लगातार चर्चा हम आगे भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं मुंह और गले के कैंसर को लेकर, इससे कैसे बचा जा सकता है या फिर इसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण है, इसी को लेकर हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर दिनेश, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ। ये कैंसर जब हो जाता है या फिर इसके बाद जब उपचार हो भी जाता है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी उपचार के बाद, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा डॉक्टर दीपांशु ने भी बताया कि हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग के समय यही कोशिश होती है कि मरीज की ज़िंदगी ऑपरेशन या इलाज के बाद भी नियर नॉर्मल रहे,
उसमें पेशेंट नॉर्मली मुंह से खाना पीना चलता रहे, बोल सके और सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। तो हम प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ये चीज़ें को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर सकते हैं। फिर भी ऑपरेशन के बाद या रेडियोथेरेपी के बाद कुछ समय तक सांस लेने में तकलीफ़ रह सकती है, कुछ मुंह सूखा रहता है, कभी थोड़ा सा खाने में तकलीफ़ रहती है, तो उसके लिए हम कुछ टाइम तक लिक्विड डाइट पे पेशेंट को रखते हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ें टाइम के साथ नॉर्मल हो जाती हैं और पूरी रिकवरी हो जाती है। और इसके लिए नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कुछ खास या फिर विशेष विकल्प उपलब्ध हैं इस वक्त में? बिल्कुल। ऑपरेशन या पूरे इलाज के बाद सबसे पहले हम पेशेंट की डाइटरी काउंसलिंग करते हैं और डाइटिशियन को दिखाते हैं। कुछ समय के लिए ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी के ड्यूरेशन में पेशेंट को हो सकता है सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखा जाए, तो इसके लिए डाइटिशियंस को काउंसल करके उसका एक डाइट चार्ट बनाते हैं जिसमें वो लिक्विड डाइट उसको एडवाइस करते हैं। फिर धीरे धीरे लिक्विड से सेमी सॉलिड और सॉलिड डाइट पे शिफ्ट होता है। ऑपरेशन के बाद कुछ पेशेंट्स को गले में स्टिफनेस रह सकती है, शोल्डर में, तो उसके लिए हम पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी को रेफ़र करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को देख के कुछ गर्दन की और मुंह की और शोल्डर की एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। वो पेशेंट को हम उनको रेगुलर करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपिस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें पेशेंट की ऑपरेशन या पूरे इलाज के बाद साइकोथेरेपी से एनालिसिस किया जाता है और पेशेंट के मन में जो भी भ्रांति हैं, जो भी भ्रम है, उनको दूर किया जाता है। ये सब मोडेलिटी हमारे यहाँ। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट भी अवेलेबल है। ऑपरेशन या इलाज के बाद कुछ समय तक पेशेंट की वॉइस में चेंज आ सकता है, तो जो कि हम स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा के धीरे धीरे उसकी नॉर्मलसी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो वहाँ पर व्यवस्थाओं की बात या फिर जो विकल्प ऑप्शन वहाँ पे तैयार किए गए हैं ऐसे मरीज़ों के लिए, उनकी बात आपने की। लेकिन दीपांशु, ऐसे मरीज़ों के रिक्योरेंस जो रेट है वो क्या है और मरीज़ को कितने अंतराल में फॉलोअप करना पड़ता है? देखिए, जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग हमारे पेशेंट्स को यही बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेशन हुआ या आपने रेडिएशन कराया तो आपका ट्रीटमेंट ख़त्म है। नॉर्मली कैंसर का जो फॉलोअप है वो लंबा चलता है। कोई किसी भी कैंसर के पेशेंट को हम लोग कम से कम 5 साल के लिए फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब ये है कि पेशेंट कॉन्टीन्यूसली हमेशा डॉक्टर के टच में रहता है। रिकरेंस रेट्स जो अर्ली स्टेज कैंसर हैं उनके लो होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 से लेके 5%, लेकिन हायर स्टेजेस हो गए जैसे कि स्टेज 3, स्टेज 4 के अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% रिकरेंस रेट्स रहते हैं। ये रिकरेंस रेट को प्रिवेंट करने के लिए फॉलो अप प्रोटोकॉल्स बनते हैं। फॉलो अप प्रोटोकॉल्स मतलब किसी भी ट्रीटमेंट के फिनिश हो जाने के बाद, वो सर्जरी हो, रेडिएशन हो या कीमोथेरेपी हो, पेशेंट को पहले 15 दिन में डॉक्टर को 2 बार दिखाना पड़ता है। उसके बाद ये जो फॉलोअप है वो 1 महीने के लिए हो जाता है, यानी कि अगले 3 महीने के लिए पेशेंट हर महीने 1 बार डॉक्टर को दिखाएगा। फिर उसके बाद हम पेशेंट को हर 3 महीने में 1 बार बुलाते हैं, ग्रेजुअली 6 महीने में। दूसरे साल के बाद पेशेंट डॉक्टर को हर 1 साल में दिखाता है। उससे पेशेंट और डॉक्टर का एक कॉन्टैक्ट रहता है। प्लस इन केस अगर रिकरेंस होता है, मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि गांठ वापस आ रही है या कुछ नया छाला बन रहा है, उस चीज़ को अर्ली डायग्नोसिस करके और इस चीज़ का अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ये फॉलो अप प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग पेशेंट को स्टार्टिंग से ही समझाते हैं कि आप सिर्फ ये मत समझिए कैंसर एक बड़ी जंग मानते हैं हम लोग। वो जंग जो है वो शरीर, मरीज़ का शरीर भी लड़ता है और मरीज़ का परिवार भी लड़ता है, क्योंकि 3 से लेके 5 साल तक हमेशा मरीज़ के साथ रहना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन हम लोगों ने हमारे एक्सपीरियंस में देखा है कि जितने भी फैमिलीज़ अच्छे से सपोर्ट करते हैं अपने पेशेंट को और पेशेंट प्रॉपर प्रोटोकॉल से फॉलोअप मेंटेन करके रखता है, तो ऐसे में पेशेंट को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो फॉलोअप का पूरा ड्यूरेशन है या फिर पूरा पीरियड है डॉक्टर दिनेश, ऐसे में जो एक पूरा रूटीन है या फिर वक्त पर जो चेकअप भी है, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि जांचें हैं, उसके लिए भी आपको पूरा कोऑपरेट करना होगा डॉक्टर्स के साथ, मरीजों को भी, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि कैंसर के इलाज के बाद वापस आने के चांसेस रहते हैं, तो मरीज को हम फॉलोअप में इसीलिए बुलाते हैं कि अगर रिकरेंस होती भी है तो हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकें और उसका कोई भी आगे का इलाज जो भी संभव है वो मरीज को बता सकें। इसीलिए ऑपरेशन या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के बाद पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में बुलाया जाता है। इस दौरान उसकी सबसे पहले क्लिनिशियन के साथ कंसल्टेशन होती है, जिसमें पूरा एग्जामिन करते हैं जहाँ जिस साइड का ऑपरेशन हुआ है और बाकी गर्दन को, कि कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं है। इसके अलावा टाइम पे कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे CT स्कैन, MRI या PET स्कैन, जैसा भी जरूरत पड़ती है। उसके अलावा पेशेंट्स जिनको रेडियोथेरेपी लगती है उनको थायराइड का टेस्ट किया जाता है, TSH,
क्योंकि रेडिएशन से थोड़ा थायराइड पे असर पड़ता है, तो वो देखने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स की कोई भी सिम्टम्स हैं, कोई भी कंप्लेंट है, उसके हिसाब से और जो भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को हम कुछ एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, इन सब के बारे में भी काउंसिल करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं कि पेशेंट रेगुलर कर रहा है कि नहीं, और अगर वो उसने बीच में रोक दिया तो हम उसको दोबारा इन्फोर्स करते हैं कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, जॉ स्ट्रेचिंग करे, नेक की एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज रेगुलर रखें। बिल्कुल, और थोड़ी सी भी लापरवाही ना हो इन सब चीज़ों में, क्योंकि अगर गैप आएगा तो उस और दिक्कतें सामने आ सकती हैं। डॉक्टर दीपांशु, आजकल क्योंकि थायराइड कैंसर के बारे में भी बहुत सारी बातें सुनाई दे रही हैं या फिर सुनने को मिल रही हैं, ऐसे जो मरीज़ हैं जो जानना चाहते हैं उनके लिए आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? थायराइड कैंसर की बात करें तो थायराइड कैंसर वन ऑफ द मोस्ट अनडायग्नोस्ड कैंसर है, क्योंकि थायराइड कैंसर के साथ प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को कुछ विशेष सिम्टम्स नहीं आते। अगर वर्ल्ड लिटरेचर की हम लोग बात करें तो जो रिसेंटली पब्लिश स्टडी है उसके हिसाब से लगभग 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटे मोटे थायराइड कैंसर्स पॉसिबल हैं। इन थायराइड कैंसर्स के साथ हम लोग एक नॉर्मल जीवन भी बिता सकते हैं, लेकिन इन कैंसर्स का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। थायराइड कैंसर की हम लोग बात करें तो थायराइड कैंसर में जो सबसे कॉमन सिम्टम रहता है वो होता है गले में किसी भी तरीके की गांठ होना, स्पेशली मिड लाइन एरिया में। ये जो गांठें होती हैं इनमें धीरे धीरे जो थायराइड कैंसर होता है, क्योंकि वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, वो पनपते रहते हैं। पुरानी किसी सादी गांठ में भी थायराइड कैंसर हो सकता है और ये नए तरीके से भी बन सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये बाकी हेड एंड नेक कैंसर के हिसाब से थोड़ा सिंपल है, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहला काम सर्जरी और कुछ केसेस में ज़रूरत पड़े तो रेडियो एक्टिव आयोडीन, जो कि 1 या 2 दिन का ही काम होता है। पर थायराइड कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि वर्ल्ड लिटरेचर जब रिपोर्ट करता है कि अगर 1 सेंटीमीटर या उससे छोटा कोई भी थायराइड कैंसर है तो उसमें ना किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है ना किसी रेडिएशन की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट पर हम नज़र रख सकते हैं, बशर्ते पेशेंट उस तरीके का ना हो कि जो सारा दिन चिंता करे। अगर मान लीजिए छोटा कैंसर है, वो 6 महीने साल भर में नहीं बढ़ रहा है, तो आप ऐसे कैंसर्स पर नज़र रख सकते हैं। उसमें रेगुलर सोनोग्राफी और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। इन केस थायराइड कैंसर में हम लोगों को जो कैंसर है उसका साइज़ 3 या 3.5 सेंटीमीटर से छोटा मिलता है, तो हम लोग सिर्फ आधा थायराइड निकालते हैं ताकि जो बाकी बचा हुआ थायराइड है वो शरीर में थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कर सके और पेशेंट को वो परेशानी ना हो। पर अगर कैंसर का साइज़ बड़ा है, 3.5 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो हम लोग पूरा थायराइड निकालने की बात करते हैं। तो अक्सर मतलब हमारे यहाँ पे हर हफ्ते 2 या 3 ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हमेशा इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आधा थायराइड निकाला जाए डॉक्टर साहब की पूरा थायराइड निकाला जाए। तो ऐसे पेशेंट्स को मेरा यही कहना है कि बहुत क्लियर कट प्रोटोकॉल्स वर्ल्ड वाइड जो ATA गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के कुछ प्रोटोकॉल सेट हैं, उसमें जो थायराइड कैंसर का साइज़ है, उसकी वास्कुलरिटी है, उसके हिसाब से क्लियर कट ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाता है। तो उसमें कंफ्यूज ना होएं और कोई भी अपने आसपास के ट्रेन डॉक्टर से मिलें तो उन्हें एक क्लियर कट सोल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल, सीधे अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं या फिर ऐसा लगता है तो डॉक्टर के पास जाकर इसको लेकर बातचीत करें, उनसे ही राय लें, वो सबसे बेस्ट है। आपने भी कहा, लेकिन डॉक्टर दिनेश, हेड एंड नेक कैंसर को लेकर जो मिथक चल रहे हैं या फिर चलते रहते हैं, भ्रांतियाँ जो चलती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उस पर किस तरीके से ध्यान नहीं देना चाहिए जो मरीज़ हैं या फिर जो उनके फैमिली वाले हैं? देखिए, कैंसर का शक होते ही पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करता है। कैंसर कंफर्म करने के लिए सबसे पहला टेस्ट है बायोप्सी, क्योंकि एक ही साइट पर अलग अलग तरह के कैंसर हो सकते हैं जिनका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। इसलिए हमें कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बायोप्सी बहुत ज़रूरी होती है। पर पेशेंट का सबसे पहला भ्रम तो यही होता है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है कि कोई हम FNAC या ट्रूकट बायोप्सी या बायोप्सी कर रहे हैं तो उससे कैंसर फैल जाएगा। वो कैंसर अपनी स्पीड से बढ़ ही रहा है, अगर हम उसके बायोप्सी नहीं करेंगे तो भी कैंसर बढ़ेगा ही। दूसरा, पेशेंट का जो सबसे कॉमन मिथ है जो हमारी पॉपुलेशन में, वो ये है कि ऑपरेशन करने से कैंसर फैल जाएगा। उनका एक ही लाइन होती है कि एक बार छिड़वा लिया तो ये सारे शरीर में फैल जाएगा। अगर ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से किया जाए, लिमिटेड डिजीज़ को हम कैंसर का इलाज ऐसे करते हैं कि वो जड़ से ख़त्म हो जाए, कुछ उसकी बीमारी कैंसर की ना रहे मरीज में। तो अगर ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से किया जाता है तो ये ऑपरेशन से नहीं फैलता। कुछ कंडीशन में जब बीमारी एडवांस हो जाती है और उस कंडीशन में अगर ऑपरेशन के दौरान बीमारी रह जाती है
उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि बीमारी वापस मरीज को आ जाए। लेकिन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सेंटर पे आप ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन से बीमारी नहीं फैलती। इसके अलावा कुछ मरीजों में मिथ होता है कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं लगवानी चाहिए, इससे शरीर की हालत ख़राब हो जाएगी, हम झेल नहीं पाएंगे। आजकल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं बड़े सेफ हो गए हैं। कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं, इसलिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी से घबराना नहीं चाहिए। एक जो सबसे बड़ा मिथ है कि कैंसर कंटेजियस हो सकता है, यानी कि कैंसर छूने से फैल जाएगा। कुछ लोग आके पूछते हैं कि जैसे हमारे रिलेटिव को हुआ है तो हम उनके पास ना जाएं या उनको टच ना करें। ऐसा नहीं है, कैंसर कंटेजियस बीमारी नहीं है। ये मरीज के साथ रहने से, एक ही घर में या साथ ट्रेवल करने से बीमारी नहीं फैलती है, आने से नहीं फैलेगा। नहीं फैलती। हाँ, और इसको लेकर पॉजिटिविटी होनी भी बहुत ज़रूरी है, वो फैमिली में भी और खुद मरीज़ में भी। डॉक्टर दीपांशु, जो मिथक चल रहे हैं या फिर जो अफवाहें भी चलती हैं सोशल मीडिया पर भी हम देखें या फिर आम लोगों के बीच भी, उसको लेकर आप क्या कहें? जी देखिए, अगर मिथ्स की हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन मिथ है लोगों में कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, और फिर जैसे ही हम लोग कैंसर का डायग्नोसिस पेशेंट या उनके रिलेटिव को बताते हैं तो वो सबसे पहले रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं कि किसी ने उनको कोई बाबा के पास भेज दिया या जाके कहीं झाड़ा लगवाया। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट उस टाइम पे वो एक बहुत क्रूशियल टाइम मिस करता है। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आप भगवान में विश्वास मत रखिए, हम ये बोलते हैं कि आप भगवान में अंधविश्वास मत रखिए। भगवान अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करने दीजिए। कोई भी पेशेंट कैंसर डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट तक का जो टाइम है वो जितना लंबा करेगा, यानी कि कैंसर को बढ़ने का जितना मौका देगा, उतना उसका सर्वाइवल ज़्यादा ख़राब होगा। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी जो हमारे दर्शक हैं कि इन केस कैंसर का आपको डायग्नोसिस होता है तो इन मिथ्स में मत पड़ें कि हम लोगों को फ़लानी जगह दर्शन करके आने हैं या फिर यहाँ पे माथा टेक के आना है। वो सब आप करते रहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए अपने ट्रीटमेंट को मत रोकिए। दूसरा जो मिथ है वो, जैसा कि हमने पहली बात करी थी कि लोग सोचते हैं कि थायराइड के ऑपरेशन के बाद चेहरे का आकार बिगड़ जाएगा या कॉस्मेटिकली वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, तो वो भी आजकल काफ़ी हद तक हम लोग कवर कर पाए हैं कि पेशेंट को नियर नॉर्मल ज़िंदगी फंक्शनली एज वेल एज एक कॉस्मेटिक तरीके से दे पाते हैं। पेशेंट्स और रिलेटिव्स में बहुत बार एक ये मिसकंसेप्शन होता है कि एक टाइम एज मान लीजिए कि 65-70 के बाद थायराइड कैंसर, मतलब किसी भी तरीके का कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना सही नहीं है, जो कि गलत है। क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंस से हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 80-85 साल के लोग भी जो अच्छे सही ढंग से ट्रीटमेंट करवाते हैं उनका सर्वाइवल पॉसिबल है। और एक मिथ जो बहुत कॉमन है स्पेशली आजकल के यूथ में, वो बेस्ट जनरेशन वाली, कुछ भी होता है तो वो गूगल करके बेस्ट डॉक्टर देखते हैं या फिर बेस्ट ट्रीटमेंट देखते हैं। ऐसा नहीं है, हर पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइडेड है, पर कभी कभार ये बेस्ट की रेस में हम लोग हमारे पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। थायराइड किसी भी तरीके के कैंसर में हमारे एक ही चीज़ जो हम लोग पेशेंट को समझाते हैं कि अगर आप मान लीजिए अपना ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं तो अपने आसपास के किसी डॉक्टर से कराइए। दिल्ली, बॉम्बे, हाँ यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में आप अपना काफ़ी क्रूशियल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और प्लस फॉलो अप वहाँ पर करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो ये बेस्ट रेस में मत जाइए। जिस डॉक्टर पर आपको विश्वास है आप अपने हिसाब से डॉक्टर से मिलिए, आपको उनकी बात समझ में आती है तो उस ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़िए। ये बेस्ट की रेस में नहीं जाइए। बिल्कुल, ये सबसे अच्छे के चक्कर में सबसे सही जो जानकारी है उनको नहीं मिल पाती है, सही से भटक जाते हैं तो फिर वो और परेशानी आगे क्रिएट हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपांशु आपका भी और डॉक्टर दिनेश आपका भी तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि मुंह और गले के कैंसर से आजकल बहुत सारे लोग इससे पीड़ित भी हैं और कई मरीज़ भी हैं जिनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, या फिर जानकारी के अभाव में परेशानी और बढ़ जाती है और फिर दिक्कतें और शुरू हो जाती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप लक्षणों को पहचानें, कारणों को जानें और उसके बाद सीधे डॉक्टर के पास आप जाएं, उनसे ही कंसल्ट करें। इसी के साथ ही हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।